आइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर क्या है देख ही लिए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। कुल कितने चैप्टर है आपके नोट्स में? 8 चैप्टर है। ठीक है, कुल 8 चैप्टर है और एक चैप्टर उसमें ऐड करना है आगे चलकर। ठीक है, तो एक चैप्टर है नहीं और 2 चैप्टर इस इकोनॉमी का रोशन सर खुद पढ़ाते हैं। तो 2 चैप्टर रोशन सर पढ़ाएंगे आपको और 8 एक 9 चैप्टर जो इकोनॉमी का मेन चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो क्लास होगा उसमें 8 चैप्टर का जो नोट मिल ही गया आपको। एक चैप्टर जिसमें योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वो वाला चैप्टर हम जोड़ नहीं पाए हैं और 2 चैप्टर खुद आपको रोशन सर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, इन संस्थाओं के बारे में रोशन सर आपको परिचित करवाएंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो 9 ही है दोस्तों। अधिकांश 99% प्रश्न जो आए हुए हैं इकोनॉमिक का, वो यही 9 चैप्टर में आए हुए हैं। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्थाओं का हम परिचय लेंगे, परिचय को समझेंगे, उनके परिभाषाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसी को समझना है। तो सबसे पहले समझनी है आप कि मानव जो है, ठीक है, मानव की आवश्यकताएं जो है, ठीक है, मानव की जो आवश्यकता है वो आवश्यकताएं असीमित है। क्या है? असीमित है। मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। जो पैदल चल रहा है उसको साइकिल की आवश्यकता है, जो साइकिल पर चल रहा है उसे कार की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, जो कार पर चढ़ गया थक करके हवाई जहाज चाहिए उसको, हवाई जहाज पर भी जो चढ़ गया उसको भी मन नहीं भर रहा है, वो भी सोच रहा है। ठीक है, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, हल्ला करिएगा कुछ नहीं समझिएगा। तो दोस्तों, मानव की जो आवश्यकताएं हैं वे असीमित हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए कि हर कोई अगली आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। जो पैदल चल रहा है उन्हें साइकिल की निश्चित आवश्यकता है, जो साइकिल से चल रहा है उन्हें मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, जो मोटरसाइकिल पर चल रहा है वो कुछ एक कार की आवश्यकता है, जो कार पर चल रहा है उसे भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले लिया है पूर्ण रूप से संतुष्ट है ऐसा भी नहीं है। वो भी चाह रहा है कि उनके पास वैज्ञानिकों का कोई एक ऐसा टीम हो जो रिसर्च करके हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाए। वो इस मामले में ऐसा अटका हुआ है। तो मानव की आवश्यकताएं असीमित है। और अगर हम देखें कि मानव की आवश्यकताएं असीमित क्यों है, तो मानव की इच्छाएं असीमित है, उनकी इच्छाओं पर कोई रोक नहीं है। जब तक इच्छाएं असीमित रहेगा आवश्यकताएं असीमित होते जाएगी। तो इस पृथ्वी पर जो मानव समुदाय है उनकी आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इस पृथ्वी पर जो संसाधन है दोस्तों, आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन है वे क्या है?
सीमित है। मानव अपना आवश्यकता जिन संसाधन से पूरा करेगा, वो आवश्यकता, वो संसाधन क्या असीमित है? नहीं है। आपको भूख लगा, आपको खाना क्या खाना है, ठीक है, तो आपकी इच्छा असीमित है। इसके लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आएंगे कि हम ये खा सकते, वो कर सकते, वो सकाते, हो सकाते, लेकिन क्या खाना है फिर उसके बाद आप चुनते हैं इसीलिए कि कोई चीज असीमित नहीं है, हर कुछ सीमित है। इसीलिए आपको भूख लगा है तो हमें भोजन करना है, भोजन करना पहले हमें चुनाव करना है कि हमें कौन सा भोजन करना है। और चुनाव इसलिए करना है कि हर कुछ क्या है, सीमित है। तो स्थिति ये है दोस्तों कि मानव की आवश्यकता क्या है, असीमित है। इस पृथ्वी पर उन आवश्यकताओं को पूरा जिस संसाधन से होगा वो क्या है, सीमित है। बैठना मानव की आवश्यकता है, जिसके लिए कुर्सी चाहिए, कुर्सी बनेगा लकड़ी से, लकड़ी क्या असीमित है, इस पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है। हर संसाधन जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होगी वो पृथ्वी पर असीमित नहीं है, वो पृथ्वी पर क्या है, सीमित है। वे पृथ्वी पर क्या है दोस्तों, सीमित है, लेकिन मानव की आवश्यकता क्या है, यानी मानव की जितनी आवश्यकताएं हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से पूरा नहीं हो सकता। मानव की जितनी आवश्यकताएं हैं वे सारी आवश्यकताएं, उनकी सारे इच्छाएं पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से पूरा होने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया? हमारे पास संसाधन है सीमित, हमारी आवश्यकता है असीमित, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे सर्वश्रेष्ठ काम ये कर सकते हैं कि हम अपने सीमित संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करें कि हमारी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो जाए और हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। अधिकतम संतुष्टि की क्या हो? प्राप्ति। तीन बात को, अब दो बात को समझे कि नहीं, कि मानव की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है, आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित होती है, लेकिन उस आवश्यकताओं को जो पूरा करेगा संसाधन वो पृथ्वी पर क्या है, यानी कि आपकी असीमित आवश्यकताएं पूरी होने वाली। तो हम करेंगे क्या? तो हम ये करेंगे दोस्तों, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये है कि हम पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करें कि ताकि हमें क्या हो, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। ताकि हमें क्या प्राप्ति हो? अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, या हमारी अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो चुके। इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है किनका? सीमित संसाधनों का। उदाहरण के लिए आप एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि आपका, ठीक है, घरेलू खर्च, ठीक, घरेलू आवश्यकताएं, आपकी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं निश्चित है वे बहुत ज्यादा होगी। हर कोई आवश्यकता असीमित है, लेकिन यहां पर हम आवश्यकताओं की एक कैटेगरी बांध दिए, क्या? घरेलू आवश्यकता। और आपके पास, ठीक है, आपके पास सीमित संसाधन के रूप में मात्र कितना है? 10,000। सीमित संसाधन के रूप में आपके पास मात्र कितना है? और उससे आपको क्या पूरा करना है? घरेलू आवश्यकता। तो आप क्या करना चाहिएगा? आप सोचिएगा कि हम 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये से अपने घरेलू आवश्यकताओं को इस तरह मैनेज करें, इस तरह पूरा करें कि ताकि हमें क्या प्राप्त हो? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। आप यही चाहिएगा, यही चाहिएगा कि हम अपने 10,000 रुपये जो आपके पास सीमित संसाधन के रूप में है, इसको आप इस तरह खर्चा करें कि ताकि आपकी सारी घरेलू आवश्यकता पूरी ना हो, लेकिन आपको अधिकांश घरेलू आवश्यकता पूरी हो और आपको क्या प्राप्त हो। तो इन दो उदाहरणों को समझे कि नहीं समझे? मानव की आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताओं को पूरे करने वाले साधन क्या है,
तो हम अपने सीमित साधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहेंगे कि हमारी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो सके और हमें अधिकतम संतुष्टि की क्या हो, प्राप्ति हो। तो सवाल है कि हम आखिर सीमित संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करेंगे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो यही बात बतलाएगा कौन, अर्थशास्त्र। यही बात बतलाएगा कौन, अर्थशास्त्र बतलाएगा, इकोनॉमिक्स बतलाएगा। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो बतलाता है कि मानव अपने सीमित संसाधनों को किस प्रकार इस्तेमाल करेगा कि ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि की क्या हो, प्राप्ति। अर्थशास्त्र इसी बात को हमें बतलाता है कि हम अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार प्राप्त करें कि ताकि हमें क्या हो, अधिकतम संतुष्टि हो। तो अर्थशास्त्र क्या है, समझे कि नहीं समझे। अर्थशास्त्र वो विषय है जो हमें बतलाएगा कि हम अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा करें ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, ताकि मानव को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। यानी अर्थशास्त्र इस बात की जानकारी देगा कि सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है और हमें इस्तेमाल इस तरह करना है कि हमें क्या प्राप्त हो, अधिकतम। नहीं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें संतुष्टि मिल नहीं रहा है, तो इससे कोई फायदा है, कोई मतलब हमें हमारी कोई भी आवश्यकता पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाए। आवश्यकता पूरी होने का मतलब संतुष्टि प्राप्त होना। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा को आप समझे कि नहीं समझे। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, या अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में मानव इस बात का अध्ययन करता है कि वे अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से कैसे पूरा करे कि ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की। अर्थशास्त्र वो विषय है जो बतलाता है कि मानव अपने असीमित आवश्यकताओं को पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से कैसे पूरा करे ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, या ताकि उसकी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो सके। क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र को समझ सके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्थशास्त्र के परिभाषा को समझ सके हैं। अब आइए शाब्दिक परिभाषा पर आइए। ये था अर्थशास्त्र का मूल परिभाषा, ठीक है। अर्थशास्त्र का ये मूल परिभाषा, फंडामेंटल डिफिनेशन। लेकिन अर्थशास्त्र के शाब्दिक परिभाषा पर आइए कि शब्द अर्थशास्त्र जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात करिएगा तो अर्थशास्त्र भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थ और दूसरा क्या, शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन। धन का मतलब क्या है, जो चीज पृथ्वी पर सीमित है ना उसे ही क्या कहते हैं, धन कहते हैं। धन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। पृथ्वी पर जो कुछ सीमित है, असीमित नहीं है, जो कुछ सीमित है उस सीमित चीज को ही हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं, वेल्थ कहते हैं। आपके पास गेहूं है, क्या गेहूं असीमित है? गेहूं की मात्रा क्या है, तो गेहूं भी क्या है, धन का एक स्वरूप है। रुपया पैसा तो धन का एक स्वरूप है ही, लेकिन धन यानी कि वेल्थ एक व्यापक अर्थ है। धन क्या है, तो जो चीज सीमित है, जो चीज असीमित नहीं है, वही क्या है, धन है। हवा क्या धन होगा? नहीं, क्योंकि हवा असीमित है इस पृथ्वी पर, हवा को हम धन नहीं मान सकते। लेकिन वही भूमि क्या है, धन का एक प्रकार हो सकता, क्योंकि भूमि भी क्या है, सीमित है, 30% भाग पर ही भूमि है। तो जो चीज सीमित होता है ना उसे क्या कहते हैं, धन कहते हैं। आपका कपड़ा भी क्या है, धन है, क्योंकि कपड़ा की भी मात्रा ठीक है असीमित नहीं है, इन्फिनिटिव नहीं है, कपड़ा भी धन है एक प्रकार का। तो हर वह चीज जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो असीमित नहीं है, वही क्या है, धन है।
धन का मतलब सिर्फ रुपयों पैसों से नहीं है। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है? धन। शास्त्र का अर्थ होता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन यानी अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि अर्थशास्त्र वो विषय है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वो विषय है जिनका संबंध किसके अध्ययन करने से है? धन के अध्ययन करने से। धन का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और अगर अंग्रेजी वाला वर्ड देखिएगा इकोनॉमिक्स, यह इकोनॉमिक्स शब्द जो बना है ग्रीक शब्द से निकल कर आया है। किस शब्द से आया है? ग्रीक शब्द से। और ग्रीक शब्द में एक है आइकोमेनिया। ठीक है, आइकोमेनिया, आइकोमेनिया। ठीक है, आइकोमेनिया ये एक ग्रीक शब्द है और आइकोमेनिया ही आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हुआ? इकोनॉमिक्स से कन्वर्ट हुआ। आइकोमेनिया ही आगे चलकर किससे कन्वर्ट हुआ? इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हुआ। तो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति आइकोमेनिया नामक ग्रीक शब्द से हुई है। ध्यान देखिए बात को, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आइकोमेनिया से हुआ है। और आइकोमेनिया दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। आइकोमेनिया कितने शब्द से? दो शब्द से। पहला है आइकोस, पहला क्या है दोस्तों? आइकोस। और दूसरा है निमीन। दूसरा क्या है? निमीन। आइकोस का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक। आइकोस का मतलब क्या होता है? घरेलू या गृह। और निमीन का क्या होता है? प्रबंध। निमीन का अर्थ क्या होता है? प्रबंध। यानी कि अगर हिंदी वाला अर्थशास्त्र देखिएगा तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। अगर अंग्रेजी वाले इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ खोजिएगा तो अंग्रेजी वाले इकोनॉमिक्स जो है, अंग्रेजी नाम जो है इकोनॉमिक्स, उसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? घरेलू प्रबंध। यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो हमें घरेलू प्रबंध के बारे में बताता है कि घरेलू प्रबंध में हम अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, सीमित संसाधन, यानी कि जो आपके पास धन है 10,000 20,000, उस सीमित धन का इस्तेमाल आप अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में कैसे कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? घरेलू पर। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का वैज्ञानिक अध्ययन। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू। इकोनॉमिक्स किस ग्रीक शब्द से बना है? आइकोमेनिया से बना। इकोनॉमिक्स किस ग्रीक शब्द से बना है? आइकोमेनिया से बना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंध। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंध। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों हमको लगता है कि इकोनॉमिक्स का परिभाषा आप समझ चुके, इसमें कोई दिक्कत है? एक बार पुनः समझ लीजिए। जो फंडामेंटल डिफिनेशन हम अर्थशास्त्र का पढ़े हैं कि अर्थशास्त्र वो विषय है, अर्थशास्त्र वो विषय है जो मानव के असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, यही बात बतलाता है। यानी तीन बात याद रखना है। मानव की आवश्यकताएं असीमित है, पृथ्वी पर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन सीमित है, और मानव की सारी आवश्यकताएं पूरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए उन्हें सीमित संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार करना है कि ताकि उसकी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो सके या उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो आखिर हम सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी? तो इकोनॉमिक्स पढ़कर करेंगे। इकोनॉमिक्स यही रास्ता हमें देगा कि आप सीमित संसाधनों का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। तो अर्थशास्त्र वो विषय है जो बतलाता है कि मानव अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा करे कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स किन शब्दों से बना हुआ है? ग्रीक शब्द आइकोमेनिया है। ग्रीक शब्द आइकोमेनिया
मेनिया है। आइकोमेनिया कितने ग्रीक शब्द से बना हुआ है? आइकोस निमीन, आइकोस। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंध। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंध। अब आइए दोस्तों कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र है, यह एक विकासशील सब विषय है। क्या है? विकासशील विषय। यानी समय बीतने के साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या होते जाता है? विकास होते जाता है। और अर्थशास्त्र विकासशील शास्त्र क्यों है, या अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय क्यों है? तो इसको आप समझिए कि अर्थशास्त्र का संबंध मानव की आवश्यकताओं से है कि नहीं है? अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? मानव की आवश्यकताओं से है। और मानव की आवश्यकता कैसी होती है? असीमित। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होती है। तो अर्थशास्त्र का संबंध, इकोनॉमिक्स का संबंध मानव की आवश्यकताओं से है। और मानव की आवश्यकता क्या हमेशा एक जैसी होती है? नहीं होती। मानव की आवश्यकताओं में दिनों दिन बदलाव होते रहते। उदाहरण के लीजिए कि मानव के विकास की जो प्रारंभिक प्रक्रिया हिस्ट्री में ज्ञात है, इतिहास में ज्ञात है, वह है मिस्र की सभ्यता, वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो क्या मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यताओं के लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो आज भी है? आज भी नहीं है। अर्थात समय के साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में क्या होते जाता है? परिवर्तन होते जाता है। दोस्तों 2005-6 की बात करते हैं, 2005 2004-5 में, उस समय हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे और उस समय दूर दूर तक किसी भी लोगों को स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं थी, नाम भी नहीं जानते थे। 2004-5 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर लोगों के जीवन से स्मार्टफोन्स को निकाल दे तो जिंदगी बहुत ही बेअसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आवश्यकताएं घर कर गई, आवश्यकताएं उसकी है। तो समय के साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में क्या आते जाता है? बदलाव आते जाता है। मानव की आवश्यकताओं में क्या होते जाता है? बदलाव आते जाता है। और जब मानव की आवश्यकताओं में बदलाव आते जाएगा दोस्तों, मानव की आवश्यकताओं में बदलाव आते जाएगा तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था के परिभाषाओं में क्या आते जाएगा? बदलाव आते जाएगा। निश्चित ही अर्थशास्त्र के परिभाषाओं में क्या आते जाएगा? बदलाव आ जाएगा। तो जब जब समय के साथ मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ है दोस्तों, तब तब अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। अर्थशास्त्र का जो मूल परिभाषा है वो आपको हम बता चुके हैं। अर्थशास्त्र की मूल परिभाषा आप समझ गए ना? ठीक है, 3 ही बातें याद रखना है। आवश्यकता है असीमित, संसाधन सीमित, प्राप्त करना अधिकतम, संतुष्टि। तीनों को जोड़ दीजिए, मूल परिभाषा निकल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो अर्थशास्त्र का जो मूल परिभाषा है वो तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन आवश्यकताएं समय के साथ बदलते रहते हैं। इसीलिए समय के साथ अर्थव्यवस्था के परिभाषाओं में भी कई प्रकार से बदलाव आते गए हैं। और समय समय पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है। तो अर्थशास्त्र एक कैसा शास्त्र है? विकास। अर्थात समय समय पर इसमें क्या होते जाता है? विकास होते जाता है, नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं। और आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आखिर ऐसा इसलिए होता है कि मानव की आवश्यकताएं हमेशा एक समान, समय समय पर नई नई आवश्यकताएं मानव को होती रहती है। नए नए आवश्यकता के आयाम मानव के पास जुड़ते रहते हैं। और साथ साथ अर्थशास्त्र मानव की आवश्यकताओं का ही जब अध्ययन कर रहा है तो इसमें तो बदलाव होना लाजमी है।
तो आइए समय समय पर अर्थशास्त्र की परिभाषा है, अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार दिए हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। खासकर 3 अर्थशास्त्री का परिभाषा हमें जानना बहुत जरूरी है, जिसमें नाम एडम स्मिथ का है, डॉक्टर मार्शल का है और रॉबिन्स का है। इन 3 अर्थशास्त्री 3 तरह से अर्थशास्त्र को परिभाषित किए हैं और 3 दृष्टिकोण दिए हैं अर्थशास्त्र को समझने का। ध्यान देने बात को। एक अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में आप जानते होंगे ना, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। अर्थशास्त्र की व्यापक रूप से शुरुआत एडम स्मिथ ने ही किया। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा समय के साथ साथ बदलते जाते हैं, उनमें नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं और समय समय पर कई अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है, जिनमें 3 अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 3 अर्थशास्त्री में सबसे पहला है एडम स्मिथ, डॉक्टर मार्शल और रॉबिन्स। और तीनों ही अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को अलग दृष्टिकोण से देखा है, तो डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र को अलग दृष्टिकोण से देखा है और रॉबिन्स ने अलग दृष्टिकोण से देखा है। आखिर इनके देखने के क्या दृष्टिकोण है, आइए अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। एडम स्मिथ, इन्हें अर्थशास्त्र की पिता कहते। अर्थशास्त्र को विषय के रूप में शुरुआत करने का कार्य कौन किया था? एडम स्मिथ ने किया था। अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को एक विषय का रूप देने वाले जो पहले अर्थशास्त्री हैं वे कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने एक 1776 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसके लेखक वे स्वयं थे। और उस पुस्तक का नाम तो बहुत डिटेल में है, लेकिन शॉर्ट में उसे क्या कहते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। लेकिन पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का पूरा और विस्तारित नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ, और इसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1776 में। इसके प्रकाशक और लेखक दोनों ही कौन थे? और इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त है। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पहली पुस्तक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन। और इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने धन को कैसे परिभाषित किया? तो इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वह धन की थी, राष्ट्रों की धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। ठीक है। इस वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र राष्ट्र मतलब देश, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। यानी कि सीधा शब्दों में कहे, इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में संबोधित किया। अर्थशास्त्र में किसका विज्ञान इन्होंने बतलाया? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। और इन्होंने अपने पुस्तक में जो चर्चा की है, यानी कि इस पुस्तक में अर्थशास्त्र की जो चर्चा की है दोस्तों, यही सब चर्चा की है कि धन क्या है। ठीक है, धन क्या है इस पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में। धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, धन को कैसे बढ़ाया जाए इसकी चर्चा की है। ठीक है, और इसकी चर्चा की है कि धन की कैसी बचत की जाए, धन की कैसी बचत की जाए, धन को किस प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाए। यानी कि टोटल का टोटल फोकस एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र में किस पर है? धन पर है।
अपने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में एडम स्मिथ ने सिर्फ चर्चा जो की है केवल धन के बारे में, कि धन क्या है, धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन की कैसे बचत की जाए, धन का कैसे निवेश किया जाए, धन का निवेश किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन्हीं सब बातों का चर्चा किया है पुस्तक में। और पूरी तरह से इन्होंने अर्थशास्त्र को किसका विज्ञान बनाकर रख दिया, धन का विज्ञान बनाकर रख दिया। यानी एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इन्होंने पूरा फोकस केवल किस पर किया, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र की पिता कहते हैं। क्यों, तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ने की शुरुआत हुई थी। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन जो अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त है, इन्हीं कारणों से हम इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। और एडम स्मिथ को माने तो अर्थशास्त्र क्या है, तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हालांकि परिभाषा इन्होंने दिए थे कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति और कारणों की खोज है, लेकिन उसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। पूरा फोकस इन्होंने अपने पुस्तक में किसको दिया है, लेकिन आगे चलकर कई अर्थशास्त्रियों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे चलकर कई अर्थशास्त्रियों को एडम स्मिथ का यह परिभाषा रास नहीं आया। ठीक है, आगे चलकर कई अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की परिभाषा से संतुष्ट नहीं हुए। और ऐसे अर्थशास्त्री जो एडम स्मिथ के परिभाषाओं का तीव्र आलोचना किए, उस आलोचना वाले पत्रकार में सबसे पहले शामिल था कार्लाइन रस्किन मॉरिस। कार्लाइन रस्किन और मॉरिस ये वो अर्थशास्त्री है जो एडम स्मिथ के परिभाषाओं का तीव्र आलोचक थे। कार्लाइन रस्किन और मॉरिस वे अर्थशास्त्री हैं दोस्तों जो एडम स्मिथ की जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसका ये तीव्र आलोचना किए। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र को ध्यान देना चाहिए किस पर, मानव की आवश्यकता पर। किस पर देनी चाहिए, मानव की आवश्यकता पर देनी चाहिए। अर्थशास्त्र को पूरा ध्यान किए हुए आवश्यकता की पूर्ति सीमित संसाधनों से किस प्रकार किए रहे। अभी भी हम परिभाषा यहीं पर थे कि अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें मानव अपने आवश्यकताओं और सीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा करे कि ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, यही बतलाता है। लेकिन इसका कुछ चर्चा एडम स्मिथ नहीं किए हैं। एडम स्मिथ की सिर्फ दान 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 दान, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, वही बात इनको नागवार गुजरा कि ये एडम स्मिथ केवल धन 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 जो कर रहे हैं, धन क्या मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकते, नहीं। धन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है। धन वेल्थ वो चीज है जो आपको अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। आपकी आवश्यकताएं भूख, तो क्या करिएगा, थाली में 10 टकिया लेकर बैठ जाइएगा, नहीं, रोटी चावल खरीदना पड़ेगा। वो 10 टकिया 20 टकिया क्या करेगा, आपको रोटी चावल प्राप्त करने में मदद करेगा, एक साधन के तौर पर काम करेगा। वही बात इन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने जो धन पर इतना फोकस किए हैं, वो धन तो मानव की आवश्यकता है नहीं, बल्कि आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक साधन है। यानी कि ये तीनों अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की परिभाषा का इसलिए आलोचना किए हैं कि एडम स्मिथ के परिभाषा में कहीं भी किसका जिक्र नहीं है, मानव का जिक्र ही नहीं है। एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कहीं पर मानव का जिक्र नहीं है।
केवल धन का ही जिक्र है हर तरह से। तो वही इसी को लेकर आलोचना किया है कि जब आप मानव को ही निकाल दिए हैं तो फिर धन किसी काम का रह जाएगा। धन का महत्व तो इसलिए है क्योंकि मानव है, उनकी अपनी आवश्यकता है। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो धन का कोई अस्तित्व है दोस्तों? नहीं है अस्तित्व। यानी कि धन का महत्व मानव से ज्यादा नहीं है, बल्कि मानव से क्या है, कम है। जबकि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में मानव की आवश्यकता या मानव का जिक्र ही नहीं किया है कहीं पर। तो ये एक कमी रह गई है कि एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में सारा जोर धन की ओर दे दिए हैं। उन्होंने सिर्फ यही बतलाए हैं कि धन क्या है, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बचत किया जाए, कैसे उन धन का निवेश किया जाए। टोटल का टोटल फोकस धन पर है, मानव का कहीं जिक्र ही नहीं है वेल्थ ऑफ नेशन में। और मानव का कहीं जिक्र नहीं होने के कारण ही कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री उनकी आलोचना की है। उन्होंने किए हैं कि एडम स्मिथ ने जो ये केवल धन 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 की जो बात किया है, ये धन 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 की बात कहकर अर्थशास्त्र को पंगु बनाकर रख दिया है। अर्थशास्त्र का काम मानव की आवश्यकताओं को पूरे करने से संबंधित होना चाहिए, ना कि सिर्फ धन पर होनी चाहिए। क्योंकि धन का महत्व तब होगा जब मानव होगा, मानव ही नहीं तो फिर धन किस काम का। क्लियर हो गया? एडम स्मिथ की परिभाषा को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1776 में। एडम स्मिथ का पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1776 में। एडम स्मिथ के एडम स्मिथ का आलोचना करने वाले अर्थशास्त्री और कार्लाइन, रस्किन, मॉरिस ने जो एडम स्मिथ की आलोचना की है वो इसलिए किए हैं कि एडम स्मिथ ने कहीं पर भी मानव शब्द का जिक्र नहीं किया है, केवल किसका जिक्र किया है? धन और उससे संबंधित पहलुओं का ही चर्चा किया है। इसलिए ये अर्थशास्त्री उसकी आलोचना किए हैं। आइए दोस्तों अब एक नए परिभाषा पर, और आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1776 में। आगे चलकर दूसरे अर्थशास्त्री का जो नाम है वो है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, जिसको शॉर्ट में मार्शल कहते हैं। पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल है। जिस तरह एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, और वो पहली पुस्तक, अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त किया हुआ है, उस तरह ए मार्शल की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई 1890 में। और मार्शल की जो पुस्तक का नाम था दोस्तों वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डॉक्टर मार्शल की नजरों में अर्थशास्त्र क्या है? एडम स्मिथ का तो नजरिया आप समझ गए हैं। एडम स्मिथ का नजरिया धन पर ही अटक गया था। मार्शल का परिभाषा एडम स्मिथ से बिल्कुल अलग है। डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र को बिल्कुल अलग नजरिए से पेश किया। इनका नजरिया एडम स्मिथ के नजरिया से ठीक उलट है। इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या क्या कि अर्थशास्त्र मानव के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मार्शल का कहना है कि अर्थशास्त्र
व्यक्ति के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले, ठीक है, कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। ठीक है, यानी कि मार्शल कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र उन बातों का अध्ययन करता है जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से। यानी कल्याण तो समझ रहे हैं, भौतिक पदार्थ का मतलब हुआ जिसे छुआ जा सके। जैसे अनाज क्या है? भौतिक पदार्थ। स्टील क्या है? भौतिक पदार्थ। खनिज भौतिक पदार्थ है। लेकिन इसके उलट शिक्षा अभौतिक पदार्थ है। शिक्षा आप प्राप्त किया है तो इसको छूकर ट्राई किया जा सकता है कि देखे कैसे शिक्षा प्राप्त किया है, नहीं। तो भौतिक पदार्थ का मतलब यहां पर वे पदार्थ जिसको छुआ जा सके। तो मार्शल कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र उन बातों का अध्ययन करता है जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से। यानी कि डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र में किसको महत्व दिए हैं? कल्याण प्रदान करने वाले। यानी कि जिस तरह से एडम स्मिथ के परिभाषा में धन का जिक्र था, उसी तरह मार्शल की परिभाषा में किसका जिक्र था? मानव कल्याण का जिक्र है। जिस तरह एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन शब्द का जोरदार तरीके से विवरण दिए हैं, ठीक उसके उलट मार्शल का फोकस अर्थशास्त्र की परिभाषा में किसको लेकर है? मानव कल्याण को लेकर है। यानी कि अर्थशास्त्र में मानव को प्रवेश कराने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल वे पहले अर्थशास्त्री है जो अर्थशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बतलाया है जो विज्ञान मानव को कल्याण प्रदान करेगा या कल्याण प्रदान करने वाले वस्तुओं के उत्पादन और कैसे उपभोग किया जाए ये बतलाएगा। यानी सीधा कहिए ना, जिस तरह आप बोले कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, उसी तरह डॉक्टर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान। यानी अर्थशास्त्र वो विज्ञान है, वो साइंस है जिसको पढ़ करके मानव का कल्याण हो सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ करके वे भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उपयोग करना सीख जाएगा जिससे उन्हें कल्याण प्राप्त होगा ही होगा। तो मार्शल की दोस्तों यही बात है कि मार्शल वे पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु में मानव के कल्याण को रखा। एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी उसमें अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु के रूप में कौन था? धन था, वेल्थ था। एडम स्मिथ के परिभाषा में या एडम स्मिथ के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र का केंद्रीय बिंदु धन था, वेल्थ था। लेकिन वहीं जब हम मार्शल की बात करते हैं तो मार्शल का नजरिया एडम स्मिथ से बिल्कुल नहीं मिलता है। मार्शल का नजरिया अर्थशास्त्र को लेकर बिल्कुल अलग है। मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बतलाते हैं। किसका विज्ञान बतलाते हैं? मानव कल्याण का विज्ञान बताते हैं। तो वे कौन से अर्थशास्त्री है जो सबसे पहले अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बतलाया? वे कौन से अर्थशास्त्री है जो पहली बार अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु में मानव को रखा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? और प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स कब प्रकाशित हुआ? क्लियर है बात? समझ गए? और
जिस तरह से एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र वाली परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा कहते हैं, उसी तरह अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा को मानव कल्याण प्रदान करने वाला परिभाषा बताते हैं। अर्थशास्त्र का मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा किसने दिया है? मार्शल। अर्थशास्त्र का मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। क्लियर हो गया। लेकिन जिस तरह से एडम स्मिथ पूरी तरह से धन पर अटक गए थे, उसी तरह अल्फ्रेड मार्शल पूरी तरह से किस पर अटक गए? यानी दोनों का दायरा जो है, उस दायरे में, अर्थशास्त्र के दायरे में कोई दूसरा चीज आया ही नहीं। एडम स्मिथ धन धन करते रहे, ये कल्याण करते रहे। और एक चीज पर ये भी अटके रह गए मार्शल, हालांकि मार्शल ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि अर्थशास्त्र का सामाजिक दृष्टिकोण अल्फ्रेड मार्शल ने ही पेश किया है, क्योंकि जानते हैं कि भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान में, भारतीय प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया है। और समाजवादी राष्ट्र किस पर समाजवादी राष्ट्र का अस्तित्व किसमें है? ना जी, हमारे भारतीय संविधान में भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाने का संकल्प है। और एक समाजवादी राष्ट्र बनाने का संकल्प में केंद्र बिंदु क्या है? मानव का कल्याण है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर मार्शल वे अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र के समाजवादी स्वरूप को उजागर किया। और चूंकि एडम स्मिथ धन संबंधी परिभाषा को दिए हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पूंजीवादी स्वरूप को उजागर किया था। तो जिस तरह से एडम स्मिथ धन संबंधी परिभाषा देकर के अर्थशास्त्र के पूंजीवादी स्वरूप को उजागर किया, ठीक उसी तरह मार्शल मानव कल्याण संबंधी परिभाषा देकर अर्थशास्त्र के समाजवादी स्वरूप को उजागर किया। तो आप मिश्रित स्वरूप तो आएगा ही नहीं आएगा जी दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो मार्शल का ये मानव कल्याण वाली परिभाषा है, मार्शल की जो मानव कल्याण वाली परिभाषा है, ये भी कहीं अर्थशास्त्रियों को रास नहीं आया। खासकर इसमें नाम आता है दोस्तों आलोचना करने, मार्शल के